मेरा नाम सलीम इत्रसाज था, या यूं कहूं मैं खुशबुओं का गुलाम था। लोग कहते थे मेरे बोतलों में जादू है, पर सच कहूं तो जादू मेरा नहीं, उस औरत का था। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये महज एक कहानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का वो काला सच है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से छुआ और अपनी नाक से महसूस किया। आप में से बहुत से लोग खुशबू को सिर्फ एक एहसास समझते होंगे, पर मुझे पता है कि खुशबू सिर्फ हवा में तैरती महक नहीं होती। कभी कभी खुशबू एक जाल होती है, एक फंदा होती है, और कभी कभी तो खुशबू खुद एक जिंदा चीज होती है जो आपकी सांसों में घुसकर आपकी रूह तक को अपना गुलाम बना ले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कहानियां आपसे छूटें नहीं। और हां, कहानी खत्म होने पर मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप इसे किस शहर से देख रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यह कहानी आपका दिल जीत लेगी और शायद आपकी नींद भी उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सलीम इत्रसाज है, कम से कम था तो यही। पुरानी दिल्ली की उन तंग गलियों में जहां चांदनी चौक की रौनक और जामा मस्जिद की अजान की आवाज रात दिन गूंजती रहती है, वहीं एक छोटी सी दुकान थी मेरी, सलीम का इत्र महल। नाम तो बड़ा रख लिया था, पर दुकान बस 10 बाई 10 की थी। दीवारों पर छोटी छोटी शीशे की बोतलें सजी रहती थीं, हर एक में अलग रंग का इत्र, केवड़ा, गुलाब, चमेली, खस, आबनूस, रात की रानी। पर सच कहूं तो मेरी दुकान में कुछ खास नहीं था। आसपास 10 और इत्र की दुकानें थीं, सब की सब मुझसे बेहतर चल रही थी। मैं अपने अब्बा की तीसरी पीढ़ी का इत्रसाज था। मेरे दादा ने यह हुनर मेरे वालिद को सिखाया था और वालिद ने मुझे। पर शायद खून में हुनर का उतरना बंद हो गया था, क्योंकि मेरे हाथों में वो जादू नहीं था जो मेरे बुजुर्गों के हाथों में हुआ करता था। लोग मेरी दुकान के सामने से गुजर जाते, कभी अंदर झांकते तक नहीं थे। मेरे इत्र में वो बात नहीं थी, वो खुशबू नहीं थी जो लोगों को खींच लाए। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। किराया, बिजली का बिल, कच्चा माल, सब कुछ उधार पर चल रहा था। मेरी बीवी फातिमा कभी कुछ कहती नहीं थी, पर उसकी आंखों में जो निराशा और चिंता की लकीरें उभर आई थीं, वो मुझसे ज्यादा तेज आवाज में चीखती थीं। 2 बच्चे थे, सना और इमरान। दोनों छोटे थे, मासूम थे और मुझसे हमेशा पूछते थे, अब्बू आज खाने में क्या है? और मैं उनके सवाल का जवाब देने से पहले ही अपनी नजरें झुका लेता था। वो बरसात का महीना था, जुलाई की एक उमस भरी रात। चांदनी चौक की गलियों में पानी भरा था और दुकान में नमी की बदबू घुस आई थी। शाम का वक्त था, करीब 8 बजे होंगे। मैं दुकान बंद करने की तैयारी में था, बोतलों को ठीक से रख रहा था, जब अचानक हवा में एक अजीब सी महक उठी। यह महक ऐसी थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। न गुलाब थी, न चमेली, न केवड़ा, न आबनूस। कुछ ऐसा था जो इन सबसे अलग था, मीठा पर साथ में कड़वा भी, हल्का पर गहरा भी, ताजा पर पुराना भी, जैसे किसी पुरानी हवेली की दीवारों से उठती महक हो, जहां कभी बहुत सारी खुशियां रही हों और फिर बहुत सारे दुख भी। मेरे हाथ अपने आप रुक गए। मैंने गहरी सांस ली और वो खुशबू मेरे फेफड़ों में भर गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक इत्रसाज के तौर पर मुझे पता था कि यह कोई मामूली खुशबू नहीं थी, ये कुछ और थी, कुछ जादुई, कुछ खतरनाक, कुछ ऐसा जो मुझे खींच रहा था अपनी तरफ। मैंने दुकान के दरवाजे की तरफ देखा। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी और गली में कोई नहीं था, पर खुशबू आ रही थी, लगातार और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पास आ रहा हो, धीरे धीरे, कदम दर कदम। और फिर मैंने उसे देखा। दरवाजे के बाहर बारिश में भीगती हुई एक औरत खड़ी थी। काली जुल्फें उसके चेहरे पर बिखरी थीं, बदन पर एक काली साड़ी थी जो उसके जिस्म से चिपकी हुई थी। उसकी आंखें, अल्लाह मेरी मदद करे, उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे धुएं में कोई चिराग जल रहा हो, न पूरी तरह से काली, न पूरी तरह से भूरी, बल्कि ऐसी जैसे उनमें कोई आग धीरे धीरे जल रही हो। और उसके होंठों पर एक मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो न तो खुशी की थी
न धमकी, बल्कि कुछ और थी। रहस्य शायद, या फिर शायद एक चुनौती। मैं वहीं जम गया। मेरी जबान जैसे लकवा मार गई। वो धीरे धीरे दुकान के अंदर आई। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। बारिश के पानी में भीगी हुई साड़ी से पानी टपक रहा था, पर फर्श पर कोई निशान नहीं बन रहा था। मैंने अपनी आंखें मली, सोचा शायद थकान की वजह से मुझे गलतफहमी हो रही है। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी खुशबू अब और भी तेज थी, इतनी तेज कि मेरा सिर चकरा रहा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, सलीम मियां, इत्र बनाते हो? मैंने हां में सिर हिलाया। मेरी आवाज गले में अटक गई थी। वो मुस्कुराई। अमर खुशबू बनाना चाहोगे? ऐसी खुशबू जो कभी मिटे नहीं, जो लोगों को पागल कर दे, जो तुम्हारी किस्मत बदल दे। मेरे कान खड़े हो गए। अमर खुशबू? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इत्र बनाए थे, पर एक भी ऐसा नहीं था जो 2-3 घंटे से ज्यादा टिक पाए। और ये औरत बात कर रही थी अमर खुशबू की। क्या मतलब? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसने अपनी काली आंखें मुझ पर गड़ाईं। अमर खुशबू का मतलब है वो खुशबू जो कभी मरे नहीं। एक बूंद लगाओ और हफ्तों तक महकती रहे। लोग तुम्हारे पीछे पागल हो जाए, तुम्हारी दुकान के बाहर लाइन लग जाए, तुम अमीर बन जाओ, मशहूर बन जाओ। पर उसने 1 सेकंड के लिए रुककर मेरी आंखों में झांका। इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मैं जानता था कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, पर उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं कुछ भी करने को तैयार था। कर्ज के बोझ तले दबा हुआ, परिवार की निराश निगाहें, बच्चों के भूखे पेट, सब कुछ मेरे सामने घूम गया। मैं तैयार हूं, मैंने बिना सोचे कह दिया। उस औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो चलो, मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूं जहां अमर खुशबू बनती है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसकी हथेली बर्फ की तरह ठंडी थी, पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं चाहकर भी अपना हाथ छोड़ा नहीं सकता था। और उसी हां ने मेरी किस्मत जलाकर राख कर दी। हम दुकान से बाहर निकले। बारिश अब भी हो रही थी, पर उस औरत के ऊपर एक बूंद भी नहीं पड़ रही थी। हम चांदनी चौक की भीड़ से गुजरे, फिर एक तंग गली में मुड़े, फिर एक और गली, और फिर एक और। मुझे लग रहा था जैसे हम एक अंधेरी भूल भुलैया में घुसते जा रहे हैं। हर मोड़ के साथ रोशनी कम होती जा रही थी और हवा भारी होती जा रही थी। आखिरकार हम एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली के सामने पहुंचे। यह हवेली शायद कभी बहुत खूबसूरत रही होगी, पर अब इसकी दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियों के शीशे चकनाचूर थे और दरवाजा अधखुला लटक रहा था। हवेली के गेट पर कुछ लिखा था, शायद कोई नाम, पर वो इतना पुराना और मिटा हुआ था कि पढ़ा नहीं जा सकता था। अंदर आओ, उस औरत ने कहा। मैं डरा हुआ था, पर मैंने हिम्मत की और उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। हवेली के अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर काई जमी थी, छत से पानी टपक रहा था और हर तरफ एक अजीब सी सीलन की बदबू थी। पर उस बदबू के बीच में वही खुशबू भी थी, वो अमर खुशबू। हम एक बड़े से हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा चूल्हा था और उस चूल्हे के ऊपर एक काली देगची रखी थी। चूल्हे में आग नहीं थी, पर देगची में कुछ उबल रहा था, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के। उस औरत ने मुझे देगची के पास बुलाया। देखो इसमें, उसने कहा। मैंने झुककर देगची में झांका। अंदर एक काला गाढ़ा तरल पदार्थ था, जिसमें से वही खुशबू उठ रही थी, पर साथ में कुछ और भी था, कुछ जले हुए बालों जैसी बदबू भी। यह क्या है? मैंने पूछा। उस औरत ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अमर खुशबू आग और औरत दोनों से बनती है। मेरा दिल धक से रह गया। मतलब? उसने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हर रात किसी औरत की एक लट जलाओ, उसकी राख से इत्र बनाओ, पर ध्यान रहे वो औरत जिंदा रहनी चाहिए, तभी खुशबू जीवित रहेगी। अगर औरत मर गई तो खुशबू भी मर जाएगी। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। ये क्या कह रही थी ये औरत? किसी जिंदा औरत के बाल जलाना, यह तो गुनाह था, यह तो पाप था। नहीं, मैंने कहा, मैं ये नहीं कर सकता। उस औरत ने मेरी बांह पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मुझे दर्द हुआ। सलीम, उसने धीमी पर सख्त आवाज में कहा, तुमने हां कर दी है,
अब पीछे नहीं हट सकते। और वैसे भी सोचो, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा कर्ज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक छोटा सा काम करना है। मेरे मन में युद्ध छिड़ गया। एक तरफ मेरा ईमान था, मेरा ज़मीर था, और दूसरी तरफ मेरी परेशानियां थीं, मेरी मजबूरियां थीं, और मेरा लालच था। अमीर बनने का लालच, मशहूर होने का लालच। आखिरकार मेरे लालच ने मेरे डर को दबा दिया। ठीक है, मैंने कहा, मैं करूंगा। उस रात मैं अपनी दुकान पर वापस आया तो सुबह के 5 बज चुके थे। फातिमा जाग रही थी, परेशान और डरी हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो उसने राहत की सांस ली, पर फिर गुस्से से बोली, कहां थे तुम पूरी रात? मैं कितना परेशान हुई पता है? मैं उसे क्या जवाब देता? क्या कहता कि मैं एक अजनबी औरत के साथ एक उजड़ी हवेली में था, जहां मुझे सिखाया गया कि कैसे जिंदा औरतों के बाल जलाकर इत्र बनाया जाता है। वो मुझे पागल समझती या शायद डर जाती। बस काम था, मैंने झूठ बोला। एक बड़े ग्राहक से मिलना था। फातिमा ने मेरी आंखों में देखा। उसे पता था मैं झूठ बोल रहा हूं, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस अपना घूंघट ठीक किया और रसोई की तरफ चली गई। मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया, पर नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में वो औरत का चेहरा घूम रहा था। वो उजड़ी हवेली घूम रही थी, और वो देगची में उबलता काला तरल घूम रहा था। और सबसे ज्यादा घूम रहे थे उसके आखिरी शब्द, कल रात से शुरू करना। पहली औरत ढूंढो, उसके बाल काटो, जलाओ और राख मुझे ला कर दो। मैंने आंखें बंद की और खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था। पर मेरी नाक में अभी भी वो खुशबू थी, वो अमर खुशबू, और मेरी हथेली पर अभी भी उस औरत की ठंडी पकड़ का एहसास था। दिन भर मैं दुकान पर बैठा रहा, पर कोई ग्राहक नहीं आया। बस 1-2 लोग झांक कर चले गए। शाम होते होते मेरा मन और भी बेचैन हो गया। उस औरत ने कहा था, आज रात से शुरू करना। पर मैं कहां से किसी औरत को ढूंढूं और कैसे उसके बाल काटूं? रात के 8 बजे जब मैं दुकान बंद कर रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत मेरी दुकान के सामने से गुजरी। उसके सफेद बाल खुले थे, कंधों तक लटक रहे थे। वो एक फटी पुरानी साड़ी पहने थी और हाथ में एक भीख का कटोरा था। मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, ये बुढ़िया, अगर मैं इससे थोड़े बाल मांग लूं या खरीद लूं? अम्मा, मैंने उसे आवाज दी। वो रुक गई और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक थकान थी, एक उम्मीद भी। अम्मा, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूं? मैंने पूछा। क्या चाहिए बेटा? उसने कमजोर आवाज में पूछा। तुम्हारे बालों की एक लट, बस एक छोटी सी लट, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उस बुढ़िया ने मुझे अजीब नजरों से देखा। बाल? किस लिए? बस एक खास इत्र बनाना है, मैंने झूठ बोला। पुराने जमाने का नुस्खा है। बुढ़िया ने कुछ सोचा, फिर बोली, कितने पैसे दोगे? 50 रुपए। उसकी आंखें चमक उठी। 50 रुपए उस गरीब औरत के लिए बहुत थे। उसने हां कर दी। मैंने कैंची निकाली और धीरे से उसके बालों की एक छोटी सी लट काट दी। बुढ़िया ने बिना कुछ कहे अपने पैसे लिए और चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा, हाथ में बालों की वो लट लिए। वो बाल सफेद थे, पतले थे, और उनमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, बुढ़ापे और गरीबी की बदबू। मैंने दुकान बंद की और उस हवेली की तरफ चल दिया। रास्ते भर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जानता था मैं गलत कर रहा हूं, पर मैं रुक नहीं पाया। लालच एक ऐसी चीज है दोस्तों, जो इंसान को अंधा कर देती है। वो उसकी अच्छाई को खा जाती है और उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से वापसी नहीं होती। हवेली के गेट पर पहुंचकर मैंने रुक कर देखा। अंधेरा था, सन्नाटा था, पर अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं अंदर गया। वो औरत वहीं थी, चूल्हे के पास खड़ी, जैसे उसे पता था कि मैं आऊंगा। लाए? उसने पूछा, बिना मेरी तरफ देखे। मैंने हाथ में बालों की लट दिखाई। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अब इसे जलाओ। उसने चूल्हे में आग जलाई। आग नीली थी, सामान्य लाल पीली नहीं। उसकी लपटें ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई सांप नाच रहा हो। डालो, उसने आदेश दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे।
मैंने धीरे धीरे वो बालों की लट आग में डाल दी और फिर जो हुआ उसे बयान करना मुश्किल है। बाल जलने लगे पर कोई सामान्य धुआं नहीं निकला। एक मोटा काला धुआं उठा और उसमें से एक ऐसी खुशबू फैलने लगी जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। वो मीठी थी, बहुत मीठी, पर साथ में कुछ कड़वी भी, कुछ ऐसी जो आपकी नाक से होती हुई सीधे दिमाग में घुस जाए और वहां बस जाए। मैं मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। धुआं ऊपर उठा और छत की तरफ बढ़ने लगा, पर वहां जाकर गायब नहीं हुआ, बल्कि वो घूमने लगा गोल गोल, जैसे कोई नाग फन फैलाकर नाच रहा हो। उस औरत ने देगची उठाई और उसे आग के ऊपर रख दिया। फिर उसने फर्श पर पड़े एक छोटे से बोतल से कुछ तेल डाला देगची में। तेल काला था और जैसे ही वो आग के संपर्क में आया, एक चीख जैसी आवाज निकली। मैं चौंक गया। ये क्या है? मैंने पूछा। अगरबत्ती का तेल, उसने कहा, पर यह सामान्य अगरबत्ती नहीं, यह श्मशान की अगरबत्ती है। उन अगरबत्तियों का तेल जो मुर्दों के सामने जलाई जाती हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। श्मशान की अगरबत्ती, मुर्दों के सामने जलाई गई अगरबत्ती। उसने देगची को कुछ देर तक उबलने दिया। धुआं और तेज होता गया और खुशबू और गहरी होती गई। मेरा सिर चकरा रहा था, पर मैं वहां से हिल नहीं पाया। आखिरकार उसने आग बुझा दी और देगची को नीचे उतारा। फिर उसने एक छोटी सी शीशे की बोतल निकाली और देगची में से काला गाढ़ा तरल उसमें भर दिया। लो, उसने वो बोतल मुझे दी। ये तुम्हारा पहला इत्र है, अमर खुशबू। इसे बेचो, पर याद रखना, इसकी कीमत बहुत ऊंची रखना, क्योंकि ये कीमती है, बहुत कीमती। मैंने बोतल ली। वो मेरे हाथ में भारी लग रही थी, जैसे उसमें सिर्फ इत्र नहीं बल्कि कुछ और भी भरा हो। और हां, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हर रात एक औरत के बाल, अगर एक भी रात चूक गए तो तुम्हारा खेल खत्म, समझे? मैंने हां में सिर हिलाया। उस रात मैं घर वापस आया तो सुबह होने वाली थी। मैंने वो बोतल अपनी अलमारी में छुपाकर रख दी और बिस्तर पर लेट गया। पर नींद कहां आनी थी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मैंने क्या किया, मैं किस रास्ते पर चल पड़ा हूं। अगले दिन जब मैंने अपनी दुकान खोली तो मैंने वो बोतल बाहर रख दी। मैंने उस पर एक छोटा सा लेबल लगाया, अमर इत्र, 500 रुपए। पहले कुछ घंटे तो कोई नहीं आया, पर दोपहर के वक्त एक अमीर दिखने वाला आदमी मेरी दुकान में आया। उसने इधर उधर देखा, फिर उसकी नजर उस बोतल पर पड़ी। यह क्या है? उसने पूछा। इत्र साहब, मैंने कहा, खास इत्र। खास मतलब? इसकी खुशबू कभी नहीं जाती, एक बार लगाओ हफ्तों तक महकता रहेगा। वो आदमी हंसा। यह कैसे हो सकता है? कोई भी इत्र इतना लंबा नहीं टिकता, आजमा कर देख लीजिए। मैंने बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। उसने बोतल खोली और थोड़ा सा इत्र अपनी कलाई पर लगाया। जैसे ही इत्र उसकी त्वचा को छुआ, उसकी आंखें फैल गईं। उसने गहरी सांस ली और फिर एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। ये तो कमाल है, उसने कहा। मैंने ऐसी खुशबू पहले कभी नहीं सूंघी। तो लोगे? मैंने पूछा। कितने की है? 500 रुपए। उसने बिना कुछ सोचे 500 रुपए मेरे हाथ में रख दिए और बोतल ले गया। मैं हैरान रह गया, इतनी आसानी से 500 रुपए। अगले 3-4 दिनों में वो आदमी फिर से आया और उसके साथ उसके 5 दोस्त भी थे। सबने इत्र खरीदा, फिर उनके दोस्त आए, फिर उनके दोस्त। एक हफ्ते में मेरी दुकान के बाहर लाइन लगने लगी। मैं अमीर होता जा रहा था। मैंने अपना सारा कर्ज चुका दिया, फातिमा को नए कपड़े दिलाए, बच्चों को अच्छा खाना मिलने लगा, दुकान का किराया समय पर देने लगा। पर हर रात मुझे उस हवेली में जाना पड़ता था। हर रात मुझे एक नई औरत ढूंढनी पड़ती थी। कभी कोई भिखारिन, कभी कोई नशेड़ी औरत, कभी कोई वेश्या। मैं उन्हें पैसे देता, उनके बाल काटता और फिर उस हवेली में जाकर उन्हें जलाता। शुरू में तो मुझे बुरा लगता था, मेरा दिल कहता था कि यह गलत है। पर धीरे धीरे पैसों की चमक ने मेरे दिल की आवाज को दबा दिया। मैं खुद को समझाने लगा कि मैं तो बस बाल खरीद रहा हूं, कोई गुनाह नहीं कर रहा। पर मेरा दिल जानता था यह सब बहुत गलत था
और जल्द ही मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। 3 महीने बीत गए थे, 3 महीने जिनमें मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। मेरी दुकान अब चांदनी चौक की सबसे मशहूर इत्र की दुकान बन चुकी थी। सलीम का इत्र महल का नाम अब दिल्ली से बाहर तक फैल चुका था। लोग जयपुर से, लखनऊ से, यहां तक कि मुंबई से भी मेरा इत्र खरीदने आते थे। मेरी दुकान अब पहले जैसी छोटी नहीं रही थी। मैंने बगल की 2 दुकानें भी ले ली और उन्हें जोड़कर एक बड़ा शोरूम बना लिया। शीशे की अलमारियां, संगमरमर का फर्श, शानदार लाइटिंग, सब कुछ बदल गया था। पर सबसे ज्यादा बिकने वाला इत्र वही था, अमर इत्र। अब मैं उसकी कीमत 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर चुका था और फिर भी लोग खरीदते थे। कुछ तो 5-5 बोतलें एक साथ खरीद ले जाते थे। एक बार एक शेख आया दुबई से, उसने 50 बोतलें एक बार में खरीद लीं, 1 लाख रुपए एक दिन में। फातिमा खुश थी, बच्चे खुश थे। मैंने एक बड़ा घर खरीद लिया था, पुरानी दिल्ली में ही, पर बहुत शानदार। 3 मंजिला, छत पर बगीचा और सबसे अच्छी बात, एक अलग कमरा सिर्फ मेरे लिए, जहां मैं अपना काम करता था। पर यह सब खुशियां सिर्फ दिन में थीं। रात होते ही मेरी असली जिंदगी शुरू होती थी, वो काली डरावनी जिंदगी जो किसी को पता नहीं थी। हर रात जब शहर सो जाता था, मैं बाहर निकलता था। अब मुझे औरतें ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। मुझे पता था वो कहां मिलेंगी। पुरानी दिल्ली के उन अंधेरे इलाकों में जहां रोशनी नहीं पहुंचती, जहां गरीबी और मजबूरी रहती है। कभी कभी तो मैं उन औरतों को पहचानने भी लग गया था। वो गरीब बेबस औरतें जो रोज रात को सड़कों पर निकलती थीं, भीख मांगने या कुछ कमाने की उम्मीद में। मैं उनके पास जाता, कुछ पैसे देता और उनके बालों की एक लट मांगता। ज्यादातर औरतें बिना सवाल किए दे देती थीं। पैसों की जरूरत थी उन्हें, और कुछ बाल तो क्या चीज थे। पर कुछ औरतें शक करती थीं। क्यों चाहिए तुम्हें मेरे बाल? वो पूछती थीं। तब मैं झूठ बोलता। एक बीमार बच्चे के लिए ताबीज बनाना है या कोई पुरानी दवा बनानी है, और वो मान जाती थी। गरीबी में लोग कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। हर रात मैं उस हवेली में जाता था। वो औरत हमेशा वहीं होती थी, चूल्हे के पास। मैं उसे कभी खाते पीते नहीं देखा, कभी सोते नहीं देखा। वो बस वहीं होती थी, हमेशा, जैसे वो उस जगह का हिस्सा हो। मैं बाल देता, वो उन्हें उस नीली आग में जलाती और फिर उस राख से इत्र बनाती। हर बार वही प्रक्रिया, हर बार वही काला धुआं, हर बार वही मीठी कड़वी खुशबू, और हर बार मेरा दिल थोड़ा और काला हो जाता था। एक रात जब मैं हवेली से निकल रहा था तो मैंने एक अजीब चीज देखी। हवेली की दीवार पर धुंधली रोशनी में कुछ लिखा हुआ था। मैं पास गया और पढ़ने की कोशिश की। वो उर्दू में लिखा था, पुरानी उर्दू, जिसे पढ़ना मुश्किल था, पर मैं इत्रसाज था। उर्दू मेरी मातृभाषा थी। धीरे धीरे मैंने पढ़ा, जो आग में जलता है वो राख बन जाता है, पर जो राख में जीता है वो आग बन जाता है। मुझे समझ नहीं आया इसका क्या मतलब था। मैंने उस औरत से पूछने की सोची, पर फिर रुक गया। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब नहीं जानने चाहिए। 3 महीने, 90 रातें, 90 औरतें, हर एक की एक कहानी थी, हर एक का एक दुख था। पर मुझे इन कहानियों से कोई मतलब नहीं था। मुझे बस उनके बाल चाहिए थे। मैं इतना स्वार्थी बन चुका था कि मुझे किसी और की परेशानी दिखाई नहीं देती थी। पर धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब बातें महसूस होने लगी। मेरी खुद की बदबू बदल रही थी। जब मैं सुबह उठता तो मुझे अपने शरीर से वही खुशबू आती थी, वो मीठी कड़वी खुशबू। फातिमा ने भी नोटिस किया। तुमसे बहुत तेज खुशबू आती है, उसने एक दिन कहा। क्या तुम अपना ही इत्र इस्तेमाल करते हो? नहीं, मैंने झूठ बोला। शायद दुकान में इतना इत्र रहता है कि उसकी महक कपड़ों में आ जाती है। पर सच तो यह था कि मेरे कपड़ों में नहीं, मेरे शरीर में वो खुशबू घुस रही थी, जैसे वो मेरा हिस्सा बन रही हो। और फिर सपने शुरू हुए। पहली बार मैंने सपना देखा 3 महीने के आखिर में। मैं एक अंधेरी जगह में था, जहां सिर्फ नीली रोशनी थी। मेरे चारों तरफ औरतें थीं, वही औरतें जिनके बाल मैंने लिए थे, पर उनके बाल नहीं थे। उनके सिर गंजे थे और उनकी खोपड़ियों से धुआं निकल रहा था।
वो सब मेरी तरफ देख रही थी, बिना कुछ बोले, बिना कोई आवाज किए, बस देख रही थी। मैं घबरा कर उठा, पसीने से लथपथ, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फातिमा ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कहा। बुरा सपना था, पर वो सिर्फ एक सपना नहीं था। अगली रात फिर वही सपना आया, और अगली रात भी। हर रात वो औरतें मुझे सपने में दिखती थीं, और हर रात वो मेरे और पास आती जाती थीं। फिर एक रात सपने में उनमें से एक औरत ने बोला, उसकी आवाज धीमी थी पर साफ थी। सलीम, उसने कहा, तुमने हमें जलाया, अब हम तुम्हें जलाएंगे। मैं चीखता हुआ उठा। इस बार फातिमा भी जाग गई और बहुत डर गई। क्या हो रहा है तुम्हें? उसने पूछा। कई दिनों से तुम ठीक नहीं लग रहे। मैं उसे क्या कहता कि मैं हर रात औरतों के बाल जलाता हूं, कि मैं एक जादुई इत्र बना रहा हूं जो शायद शैतानी है, कि मेरे सपनों में वो औरतें आती हैं और मुझे जलाने की धमकी देती हैं। बस काम का तनाव है, मैंने कहा। कुछ नहीं, पर मैं जानता था कि कुछ तो है, कुछ बहुत गलत हो रहा था। अगली रात जब मैं हवेली पहुंचा तो मैंने उस औरत से पूछा, मुझे सपने आ रहे हैं, बुरे सपने, क्या इसका इत्र से कोई लेना देना है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, सलीम, तुम जो कर रहे हो उसका असर होगा ही। तुम आग से खेल रहे हो। आग जलाती है, राख बनाती है, और राख तुम्हारे अंदर घुस रही है। मतलब ये कि जितना ज्यादा तुम ये करोगे उतना ही ज्यादा तुम इसके करीब आते जाओगे। एक दिन सलीम, तुम खुद राख बन जाओगे। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। तो मैं इसे बंद कर दूं? उसने जोर से हंसी। उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। बंद? अब? सलीम, तुम बहुत देर से इसमें फंस चुके हो। अब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें हर रात आना होगा, हर रात बाल जलाने होंगे, वरना क्या? वरना वो औरतें सपनों में नहीं, हकीकत में आएगी, और तब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। उस रात मैं बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। चूल्हे की नीली आग मुझे देख रही थी, जैसे कोई जीवित चीज देखती है। मैं समझ गया था कि मैं एक जाल में फंस चुका हूं, एक ऐसा जाल जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने अपना ईमान बेच दिया था पैसों के लिए। अब मुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। मैं हर रात जाता रहा, हर रात बाल जलाता रहा। मेरी दुकान और मशहूर होती गई, मेरे पैसे और बढ़ते गए, पर मेरी रूह धीरे धीरे मरती जा रही थी। और फिर एक रात मेरे मन में एक ख्याल आया, एक शैतानी ख्याल, एक ऐसा ख्याल जो मेरी बर्बादी का कारण बनने वाला था। चौथा महीना शुरू हो चुका था। मेरी जिंदगी एक अजीब से रूटीन में फंस चुकी थी। दिन में अमीर इत्रसाज, रात में एक गुनहगार। पर लालच एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, जो कभी खत्म नहीं होती। चाहे तुम्हारे पास कितना भी हो, तुम्हें और चाहिए। एक रात जब मैं हवेली में बाल जला रहा था, मेरे दिमाग में एक सवाल आया। अगर किसी गरीब औरत के बालों से इतना कमाल का इत्र बनता है, तो किसी खूबसूरत जवान औरत के बालों से कैसा इत्र बनेगा? कितनी ताकतवर होगी वो खुशबू? कितने पैसे मिलेंगे? और फिर मेरी नजर उस औरत पर पड़ी। वो औरत जो मुझे ये सब सिखा रही थी, जो हमेशा उस हवेली में रहती थी। उसके काले घने लंबे बाल, उसकी रहस्यमयी खूबसूरती। अगर उसके बालों से इत्र बना लूं तो? पर नहीं, यह सोचना भी गलत था। वो औरत मेरी उस्ताद थी, उसने मुझे यह सब सिखाया था। उसके साथ धोखा करना नहीं, यह मैं नहीं कर सकता था। पर शैतान कभी चैन से नहीं बैठता। वो हर रात मेरे कान में फुसफुसाता रहता, सोचो सलीम, उसके बालों से बनी खुशबू कितनी अमीर बना देगी तुम्हें। एक बोतल से लाखों कमा लोगे, बस एक बार, बस एक बार। 2 हफ्ते तक मैं इस सोच में रहा। हर रात जब मैं हवेली जाता, मैं उसके बालों को देखता, कैसे वो हवा में लहराते थे, कैसे उनमें से खुद की एक खुशबू आती थी, कुछ अजीब, कुछ पुरानी, कुछ जादुई। और फिर एक रात मैंने फैसला कर लिया। वो रात पूर्णिमा की थी। हवेली में सामान्य से ज्यादा अंधेरा था, जैसे चांद की रोशनी वहां घुस ही नहीं पा रही थी।
मैं हवेली पहुंचा तो उस औरत ने कहा, आज कोई बाल नहीं लाए? नहीं, मैंने कहा, आज मैं थोड़ा थक गया था। उसने अजीब नजरों से मुझे देखा, फिर बोली, ठीक है, कल ले आना, पर याद रखना एक भी रात मिस नहीं करनी चाहिए। हां, याद रहेगी। मैं वहीं कुछ देर बैठा रहा, बातें करता रहा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इतने दिनों से आ रहा हूं पर कभी पूछा नहीं। वो मुस्कुराई। नाम? बहुत पुराना हो गया है मेरा नाम, इतना पुराना कि खुद मुझे याद नहीं। तुम मुझे बस वो कहकर बुला लो। तुम हमेशा यहीं रहती हो? हां, मेरा घर यही है, यही मेरी दुनिया है। तुम्हारा कोई परिवार नहीं? उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। था, बहुत समय पहले, पर अब नहीं। मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैंने सोचा शायद इस औरत की भी अपनी कहानी है, अपना दर्द है। पर मेरा शैतान फिर भी मेरे कान में फुसफुसा रहा था, इसके बाल, सलीम, बस थोड़े से बाल। मैं उठ गया। चलता हूं, कल फिर आऊंगा। जैसे ही मैं जाने लगा उसने मुझे रोका। सलीम, उसने कहा, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, मैं देख सकती हूं। जो भी सोच रहे हो मत करना, समझे? मेरा दिल धक से रह गया। क्या वो जानती थी? क्या वो मेरे मन की बात पढ़ सकती थी? कुछ नहीं सोच रहा, मैंने जल्दी से कहा और बाहर निकल गया। पर मेरा मन नहीं माना। शैतान इतनी आसानी से हार नहीं मानता। अगले 3 दिन मैं रोज हवेली गया, रोज बाल जलाए, पर मेरा मन उसके बालों पर अटका था। और फिर चौथी रात मैंने अपना प्लान बना लिया। मैं हवेली पहुंचा और जैसे हमेशा करता था, बाल जलाए, इत्र बनाया। फिर मैंने कहा, मुझे कुछ देर यहीं बैठना है, मन बहुत परेशान है। ठीक है, उसने कहा, बैठो। वो चूल्हे के पास बैठ गई और मैं थोड़ी दूर एक टूटी कुर्सी पर बैठ गया। हम दोनों चुप थे। हवेली में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि उसकी आंखें बंद हो रही हैं। शायद वो थक गई थी या शायद उसे नींद आ रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह मौका था। मैं धीरे से उठा। मेरी जेब में एक छोटी कैंची थी, वही जिससे मैं औरतों के बाल काटता था। मैं बहुत आहिस्ता से उसके पास गया। उसकी सांसें गहरी हो रही थीं, जैसे वो गहरी नींद में चली गई हो। मैंने अपना हाथ बढ़ाया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने उसके बालों की एक लट को पकड़ा। वो बाल बर्फ की तरह ठंडे थे, पर रेशम की तरह मुलायम। मैंने कैंची निकाली। एक पल के लिए मैं रुक गया। मेरा जमीर चीख रहा था, मत करो, यह गलत है। पर मेरा लालच और तेज चीख रहा था, कर डालो, इतने पैसे कमाओगे कि जिंदगी भर के लिए सेट हो जाओगे। मैंने कैंची चलाई। चट से एक लट कट गई और फिर सब कुछ बदल गया। जैसे ही बाल कटे, हवा में एक तेज चीख गूंजी, इतनी तेज कि मेरे कान फट जाए। हवेली हिलने लगी, दीवारें कांपने लगी। उस औरत की आंखें खुल गईं, पर अब वो सामान्य आंखें नहीं थीं। वो पूरी तरह से लाल हो गई थीं, जैसे उनमें आग भर गई हो। वो खड़ी हो गई। उसके बाल हवा में लहराने लगे, जैसे कोई तूफान चल रहा हो। और उसकी आवाज अब एक नहीं, बल्कि कई आवाजों का मिश्रण थी। सलीम, उसने कहा, तूने अपने उस्ताद के साथ धोखा किया। मैं वहीं जम गया। मेरे हाथ से कैंची गिर गई। मैं बोल नहीं पा रहा था। तूने सोचा था ना, उसने कहा, कि मेरे बालों से सबसे अच्छा इत्र बनेगा, पर तुझे पता है मेरे बाल किसके हैं? मैंने सिर हिलाया। उसने एक अजीब सी मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जो मेरी रूह को जमा देने वाली थी। मेरे बाल उन सभी औरतों के हैं जिनके बाल तूने जलाए। हर एक औरत का एक बाल मेरे बालों में शामिल हो गया। मैं वो सब हूं सलीम, मैं वो सब हूं जिन्हें तूने इस्तेमाल किया, जिन्हें तूने जलाया, जिनकी राख से तूने पैसे कमाए। मेरे पूरे शरीर में बर्फ भर गई। ये क्या कह रही थी? और अब? उसने कहा, तूने मेरे बाल जला दिए, तो अब तेरी बारी है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ में पड़ी वो लट उठा ली। फिर उसने चूल्हे में आग जलाई, पर इस बार आग लाल थी, बहुत तेज लाल, और उसमें से एक भयानक गर्मी निकल रही थी। उसने वो लट आग में डाल दी और जैसे ही बाल आग में गिरे,
मुझे एक अजीब एहसास हुआ, जैसे मेरे अंदर कुछ जल रहा हो। मेरी छाती में दर्द होने लगा, मेरी सांसें फूलने लगीं। क्या क्या हो रहा है? मैंने चीखते हुए पूछा। तू जल रहा है सलीम, उसने शांति से कहा। अंदर से वो सारी राख जो तूने बनाई वो सब तेरे अंदर है, और अब वो राख फिर से जल रही है। तू आग बनने वाला है सलीम, और फिर राख। मैं घुटनों के बल गिर गया। दर्द असहनीय था, जैसे मेरे हर अंग में, हर नस में आग दौड़ रही हो। मेरी त्वचा जलने लगी, मेरे बाल झड़ने लगे। मदद करो, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। प्लीज। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं फर्श पर तड़प रहा था। मेरे शरीर से धुआं उठ रहा था, पर कोई आग नहीं थी। कम से कम दिखाई देने वाली आग तो नहीं। पर मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी भट्टी में जल रहा हूं। मेरी त्वचा पिघलती हुई महसूस हो रही थी, हड्डियां टूटती हुई और रक्त उबलता हुआ। उस औरत ने, या जो कुछ भी वो थी, मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब दया नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी क्रूरता थी। दर्द हो रहा है? उसने पूछा। अच्छा, क्योंकि यह वही दर्द है जो उन सभी औरतों को हुआ होगा जब उनके बाल जलाए गए। यह वही डर है जो उन्हें हुआ होगा जब उन्हें पता चला कि उनके साथ क्या हो रहा है। मैंने अपनी आंखें खोली। मेरी देखने की शक्ति धुंधली हो रही थी, पर मैं देख सकता था। उस औरत के पीछे हवेली के अंधेरे में और भी आकृतियां थीं। धुंधली, पारदर्शी आकृतियां, औरतों की आकृतियां। वही औरतें जिनके बाल मैंने लिए थे, वो सब मेरी तरफ देख रही थीं। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, बस एक खालीपन था। और उनके सिर से धुआं उठ रहा था लगातार, जैसे कोई बुझी हुई मोमबत्ती से धुआं उठता है। ये कौन है? मैंने हिचकियां लेते हुए पूछा। ये वो सब हैं, उसने कहा, जिन्हें तूने मार डाला। मैंने तो किसी को मारा नहीं, मैंने चीख कर कहा। मैंने सिर्फ उनके बाल लिए थे। वो हंसी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरी रीढ़ में एक सर्द लहर दौड़ गई। बाल? सलीम, बाल सिर्फ बाल नहीं होते, खासकर जब उन्हें इस तरह से जलाया जाए। जब तूने उन बालों को उस नीली आग में जलाया, तो उस आग ने उन औरतों की रूह का एक टुकड़ा खींच लिया। धीरे धीरे, एक एक करके वो सब मरती गईं। कुछ बीमारी से, कुछ दुर्घटना में, कुछ बस ऐसे ही, पर सब मरी। और अब उनकी रूहें यहां फंसी हैं, इस हवेली में, तेरे पापों के बोझ तले। मेरी आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं, मैं नहीं जानता था, नहीं जानता था, उसने गुस्से से कहा। तू जानता था सलीम, तेरा दिल जानता था, पर तूने अपने लालच को अपने जमीर पर हावी होने दिया, और अब तू उसकी कीमत चुकाएगा। चूल्हे में आग और तेज हो गई। उस राख की खुशबू अब और तेज थी, और उसमें एक नई बदबू भी शामिल हो गई थी। जलते हुए मांस की बदबू, मेरे मांस की बदबू। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। मेरी त्वचा काली पड़ रही थी, सिकुड़ रही थी। मेरी उंगलियां जैसे मुरझा रही थीं। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मेरे शरीर से एक काला धुआं उठ रहा था, वही धुआं जो बालों को जलाने पर उठता था। मैं राख बन रहा था, धीरे धीरे, पर लगातार। प्लीज, मैंने फिर से गिड़गिड़ाया। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, उन्हें मेरी जरूरत है। उस औरत का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। तेरे बच्चे? हां, तेरे बच्चे। उनका क्या होगा? उसने कुछ सोचा, फिर बोली, उन्हें तेरे पापों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देती हूं। मुझे एक उम्मीद की किरण दिखी। क्या मौका? तू अब वापस नहीं जा सकता, उसने कहा। तेरा शरीर तो अब राख बन रहा है, पर तेरी रूह को मैं एक जगह बांध सकती हूं, तेरे इत्र में। मतलब यह कि तू अब इंसान नहीं रहेगा। तू बन जाएगा खुशबू, हवा में तैरती एक महक। जो कोई भी तेरे बनाए इत्र को इस्तेमाल करेगा, तू उसके पास होगा, उसकी सांसों में, उसकी नाक में, उसके दिमाग में। तू देख सकेगा दुनिया को, पर छू नहीं सकेगा। तू सुन सकेगा लोगों को, पर बोल नहीं सकेगा। तू एक साए की तरह जिएगा, हमेशा के लिए।
मेरा दिल डूब गया। यह भी कोई जिंदगी थी, खुशबू बनकर जीना। पर दूसरा विकल्प क्या था? पूरी तरह से राख बन जाना, मर जाना। और मेरा परिवार? मैंने पूछा। तेरा परिवार सोचेगा कि तू कहीं खो गया या मर गया। वो तेरा इंतजार करेंगे, फिर धीरे धीरे भूल जाएंगे। तेरी दुकान बंद हो जाएगी, तेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, पर कम से कम वो जिंदा रहेंगे। अगर तू यहीं रहा तो तेरी मौत उन्हें भी ले डुबेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने हां में सिर हिलाया। उस औरत ने देगची उठाई। उसमें एक काला गाढ़ा तरल था, शायद उन सभी इत्रों का मिश्रण जो मैंने बनाए थे। उसने उस तरल को मेरे ऊपर उड़ेल दिया। जैसे ही वो तरल मेरी त्वचा को छुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी दलदल में डूब रहा हूं। मेरा शरीर गलने लगा, पिघलने लगा। मैं चीखना चाहता था, पर कोई आवाज नहीं निकली। मेरी आंखें बंद हो गईं, मेरी सांसें थम गईं, और फिर सब कुछ बदल गया। मैं अब शरीर में नहीं था, मैं हवा में था। मैं महसूस कर सकता था हवा का बहना, धुएं का उठना, खुशबू का फैलना, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं बस था, एक खुशबू, एक एहसास। मैंने देखा, हां, अब भी मैं देख सकता था, पर किसी अजीब तरीके से, कि उस औरत ने मेरे पिघले हुए शरीर को एक बोतल में भर दिया। उस बोतल पर कुछ लिखा था, पर मैं पढ़ नहीं पाया। अब तू हमेशा के लिए अमर हो गया सलीम, उसने कहा। अमर खुशबू। जो कोई भी इस बोतल को खोलेगा, तू उसके पास पहुंच जाएगा, और धीरे धीरे तू उसे भी अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। तेरे साथ उन सभी औरतों की रूहें हैं, और तुम सब मिलकर हर उस इंसान को खा जाओगे जो इस खुशबू को अपने पास रखेगा। मैं चीखना चाहता था, रोना चाहता था, पर कुछ नहीं कर सका। मैं बस एक कैदी बन गया, एक शीशे की बोतल का कैदी। कितना समय बीत गया मुझे पता नहीं। बोतल में बंद होने के बाद समय का कोई मतलब नहीं रहा। कभी कभी मुझे लगता था दिन है, कभी रात। कभी लगता था महीने बीत गए, कभी सिर्फ घंटे। एक दिन या शायद रात मुझे एहसास हुआ कि बोतल हिल रही है, कोई उसे उठा रहा था। मैंने देखा, वो हवेली नहीं थी, अब ये कोई और जगह थी। एक पुरानी धूल भरी दुकान। एक आदमी ने बोतल उठाई। उसकी आंखों में लालच था, वही लालच जो कभी मेरी आंखों में था। उसने बोतल पर लगे लेबल को पढ़ा। अमर इत्र, वो बुदबुदाया। देखते हैं कितना अमर है। उसने बोतल खोली और मैं बाहर निकला, धुएं की तरह, हवा की तरह। मैं उसकी नाक में घुसा, उसके फेफड़ों में भरा। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। वाह, उसने कहा, क्या खुशबू है। पर वो नहीं जानता था कि इस खुशबू के साथ और भी बहुत कुछ आया था। मेरी रूह, उन औरतों की रूहें, और वो श्राप जो मुझ पर डाला गया था। अब ये आदमी भी धीरे धीरे मेरी तरह बनेगा। धीरे धीरे ये भी राख बनेगा, और मैं बस देखता रहूंगा, असहाय, बेबस। आज मेरी दुकान बंद पड़ी है। फातिमा और बच्चे कहां हैं मुझे नहीं पता। शायद उन्होंने मुझे भुला दिया होगा, शायद उन्हें बता दिया गया होगा कि मैं मर गया, और एक तरह से मैं मर ही गया हूं। पर मेरे बनाए इत्र की कुछ बोतलें अभी भी दुनिया में कहीं कहीं होंगी। पुरानी दुकानों में, घरों की अलमारियों में, किसी पुराने ट्रंक में। कहते हैं जिसने भी उस राख की सुगंध को खोला, उसे धुआं पकड़ लेता है, और वो भी धीरे धीरे हवा में घुल जाता है। शायद आपके शहर में भी कोई बोतल पहुंच चुकी हो। अगर कभी आपको कहीं जले हुए बालों जैसी मीठी महक आए जो बहुत खूबसूरत लगे, पर साथ में थोड़ी अजीब भी, तो समझ लेना सलीम इत्रसाज अभी भी जिंदा है, खुशबू बनकर। और अगर आपने गलती से उस बोतल को खोल लिया, तो बस याद रखिएगा, मैंने आपको चेताया था, क्योंकि अब आप भी वही करोगे जो मैंने किया। आप भी उसी रास्ते पर चलोगे, और आखिर में आप भी एक खुशबू बन जाओगे। राख की सुगंध कभी नहीं मिटती, वो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलती रहती है, हमेशा के लिए। मेरा नाम सलीम इत्रसाज था। अब मैं सिर्फ एक खुशबू हूं, और शायद आप भी जल्द ही बन जाए।